इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय लूणावास भाकर जोधपुर, ये कैंपस सर्व शिक्षा अभियान भवन स्टेशन रोड लूनी की इस नोडल केंद्र के द्वारा ये विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। ठीक है, विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है। मैं विज्ञप्ति की जो संपूर्ण डिटेल है वो आपको बता देता हूँ। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के परिपत्र दिनांक 12/8/2023 एवं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 7/8/2023 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा घोषित विद्या संबल योजना के अंतर्गत 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी 2024 जो भी पहले हो, अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे अनुसार 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी पूर्णतया अस्थायी के रूप में निम्न विषयों भूगोल, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, संस्कृत, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य प्रत्येक में एक पद में अध्यापन कार्य कराने हेतु दिनांक 2/9/2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों ये विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, और इसमें पहले ये क्लियर कर दिया गया है कि आपको कब तक रखा जाएगा। तो इसमें दो बातें बताई हैं कि या तो आपके 24 सप्ताह पूरे हो जाएंगे या फिर आपको 28 फरवरी 2024 दोनों में जो भी अवधि पहले पूरी हो जाएगी आपको पद से हटा दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको इसमें प्रति कालांश के आधार पर मानदेय प्रदान किया जाएगा। तो प्रति कालांश के 800 रुपये आपको प्रदान किए जाएंगे। अगर उस कॉलेज में फर्स्ट ईयर है तो सिर्फ 800 रुपये का आपके बनेंगे। अगर सेकेंड ईयर है तो एक दिन के आपके 1600 रुपये बनेंगे। अगर थर्ड ईयर है तो एक दिन के आपको 2400 रुपये बनेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें शर्त ये जोड़ दी है कि अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार ये भुगतान किया जाएगा। यानी एक सप्ताह के अंदर आप 14 कालांश ही ले सकते हैं, 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें किन किन विषयों के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं वो देखिए आप। भूगोल, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, संस्कृत, हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य सबके अंदर एक एक पोस्ट है। ठीक है, आवेदन करने की लास्ट जो डेट है वो है 2 सितंबर 2023। आपको कैसे आवेदन करना है, आवेदन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, क्या योग्यता है, वो सब चीज़ें मैं आपको विस्तार से लास्ट के अंदर बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी जिस प्रकार से हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगली जो कॉलेज है वो देखिए, कार्यालय प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय किशनपोल जयपुर के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक है, तो विज्ञप्ति की बाकी बातें जो है वो सेम है, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 1 सितंबर 2023 साय 5 बजे तक। ठीक है, अब किस किस विषय के अंदर पद रिक्त हैं और कौन कौन से इस नोडल केंद्र के अधीन राजशेष महाविद्यालय जो है उनके लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये तो है राजशेष महाविद्यालय राजकीय कन्या महाविद्यालय आमेर जयपुर। अब इसमें टोटल 6 पद रिक्त हैं। किन किन विषयों के? कला संकाय के हैं हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र और उर्दू। और ये राजशेष महाविद्यालय राजकीय कन्या महाविद्यालय गणगौरी बाजार जयपुर। ठीक है, तो इसमें कला संकाय की एक पोस्ट है संगीत की और वाणिज्य विज्ञान संकाय की एक पोस्ट है मैथ की। ठीक है, प्रत्येक विषय में एक एक पद रिक्त हैं। तो ये 2 नोडल केंद्रों के द्वारा जो है और विज्ञप्ति जारी की गई है। अब मैं आपको बताता हूँ आवेदन फीस। तो दोस्तों विद्या संबल के तहत अप्लाई करने के लिए आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल निःशुल्क है। बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया, आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इस नोडल केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के भी आप चाहें तो आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब करके भी वहाँ पर भी आपको PDF के रूप में आवेदन फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा।
तो आपको जो अच्छा लगता है उस प्रकार से आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसके बाद में उस आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप करके उसके साथ में अपने जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने फॉर्म डिटेल भरी है शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स की, वही शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको साथ लगानी है। साथ में उस फॉर्म में आपने जो पेपर पब्लिकेशन की डिटेल भरी है तो आपको पेपर पब्लिश्ड की फोटोकॉपी लगानी है। साथ में उस आवेदन फॉर्म में आपने जो एक्सपीरियंस की डिटेल भरी है तो उतने ही आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको साथ में लगानी है। और इस आवेदन फॉर्म के लिफाफे के ऊपर सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आवेदन फॉर्म है इसके ऊपर जो लिखा हुआ है राजकीय महाविद्यालय, फिर आगे खालिस्तान है। तो अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर नोडल केंद्र का नाम नहीं लिखना है, बल्कि जिस नोडल केंद्र के अधीन राजशेष महाविद्यालय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस राजशेष महाविद्यालय का यहाँ पर सबसे पहले ऊपर नाम आएगा। ठीक है। और लिफाफे के ऊपर आपको किसको भेजना है, लिफाफे के ऊपर जो आप एड्रेस लिखेंगे तो सबसे पहले तो लिखेंगे विद्या संबल योजना के अंतर्गत, फिर अपना विषय लिखेंगे, फिर आप जो है जिस कॉलेज को भेज रहे हैं उस कॉलेज का एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको एड्रेस के रूप में जो है वो राजशेष कॉलेज का नाम नहीं लिखना है, बल्कि आपको नोडल केंद्र का नाम लिखना है जिस नोडल केंद्र के द्वारा वो विज्ञप्ति जारी की गई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नोडल केंद्र मान लीजिए, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, श्रीमान प्राचार्य महोदय राजकीय कन्या महाविद्यालय किशनपोल जयपुर, जिला जयपुर और पिन कोड नंबर, इस प्रकार से एड्रेस पे लिखना है। और बाएं साइड में कोने में आपको अपना एड्रेस मोबाइल सहित देना है और स्पीड पोस्ट करानी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बाई हैंड जमा कराऊं तो फिर आपको लिफाफे में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जाकर के बाई हैंड भी जमा करा सकते हैं। अब बात ये है कि एक अभ्यर्थी जो है वो एक नोडल केंद्र के अंदर कितनी अप्लाई कर सकता है, तो आप जितने भी मतलब राजशेष महाविद्यालय के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं उतने ही आपको अलग अलग आवेदन करने पड़ेंगे। एक ही आवेदन फॉर्म से सारे जो नोडल केंद्र के अंदर राजशेष महाविद्यालय उनके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट डेट जो है वो दोनों विज्ञप्तियों की मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूं कि योग्यता कि आवेदन करने के लिए जो है योग्यता क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन करने के लिए कौन अभ्यर्थी जो है योग्य है उसको देखिए। सबसे पहली बात कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री यानी पीजी होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। इसमें SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होते हैं वो अगर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करते हैं तो उनको पीजी डिग्री के अंदर मैक्सिमम मार्क्स में 5% की छूट भी प्रदान की जाती है। ठीक है। अब इसके साथ में आपके पास में और क्या डिग्री होनी चाहिए, तो इसके साथ में आपके पास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं हैं तो फिर जो राज्य पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। और अगर आप दोनों ही क्वालिफाइड हैं और आप जो है MPhil या नेट क्वालिफाइड हैं, ठीक है, तो आप MPhil और MPhil और PhD के बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी MPhil और PhD तभी वैलिड होगी जब वो UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मान लीजिए ऐसे अभ्यर्थी जिनकी MPhil और PhD के अंदर रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, भले डिग्री आपको बाद में मिली है लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है या आपकी डिग्री उस 11 जुलाई 2009 से पहले की है, तो उस सिचुएशन में आपकी MPhil और PhD की डिग्री तभी मान्य होगी जब आप ये जो फॉर्मेट है इसको वेरीफाई कराएंगे। एक प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जाएगा जिसमें आपका ये 500 बिंदु जो हैं वो वेरीफाई करके आपको दिया जाएगा। और ये प्रमाण पत्र कहाँ से लेंगे आप, ये आप संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया जाएगा। जिस यूनिवर्सिटी से आपने MPhil या PhD की है उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुल सचिव रजिस्ट्रार है वो या संकाय अध्यक्ष जो है डीन, वो ये प्रमाण पत्र जो है वो प्रमाणित करके आपको देगा। तो आपको रिसर्च सेक्शन के अंदर जाना है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ जा करके इसके बारे में पता करना है। ठीक है। अब इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं और भी बता सकता हूँ
कि क्या पीजी वाले अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल पीजी वाले अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर न नेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी मिलते हैं, न सेट और स्लेट वाले अभ्यर्थी मिलते हैं, न पीएचडी वाले अभ्यर्थी मिलते हैं। तो वहाँ पर अगर आपने पीजी बेस पर भी अप्लाई किया है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। कई सब्जेक्ट ऐसे हैं। और दूसरी बात, कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर यूजीसी के द्वारा न तो नेट एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है, न जो स्टेट पात्रता परीक्षा सेट या स्लेट होती है वो कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है ना। ये निर्देश है। तो ऐसे विद्यार्थी भी उस विषय के अंदर पीजी डिग्री के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। पीजी के अंदर आपकी अगर 55% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है वो किस प्रकार से होगा, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो दोस्तों यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग और महाविद्यालयों में सहायक आचार्य पद के सिलेक्शन के लिए स्कोर कार्ड तैयार करने के लिए और ये तालिका दी गई है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो एपीआई स्कोर के आधार पे होगा, ठीक है ना। और एपीआई स्कोर इस तालिका के आधार पे तैयार किया जाएगा। तो इसमें अगर आपके स्नातक के अंदर यानी यूजी के अंदर 80% या उससे अधिक नंबर आए हुए हैं तो आपको 21 नंबर दिए जाएंगे। 60% से अधिक और 80% से कम आए हुए हैं तो 19 नंबर दिए जाएंगे। 55% से अधिक और 60% से कम आए हुए हैं तो 16 नंबर दिए जाएंगे। और 45% से अधिक और 55% से कम आए हुए हैं तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। फिर बात करते हैं पीजी डिग्री की, आपकी स्नातकोत्तर। अगर स्नातकोत्तर में आपके 80% या उससे ऊपर आए हुए हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। 60% से ऊपर और 80% से कम आए हुए हैं तो 23 नंबर दिए जाएंगे। 50% से ऊपर और 60% से कम आए हुए हैं तो 20 नंबर दिए जाएंगे। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और नॉन विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी उनको छूट भी दी गई, इसमें आप देख सकते हैं। अगर आपने एमफिल कर रखी है तो अगर आपके 60% या उससे अधिक नंबर है तो 7 नंबर दिए जाएंगे। 55% से अधिक और 60% से कम है तो 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप जेआरएफ सहित नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप अकेले नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप सेट या स्लेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं शोध प्रकाशन की, पेपर पब्लिकेशन। अगर आपने पेपर पब्लिश्ड करा रखा है तो आपको 6 नंबर दिए जाएंगे अधिकतम। एक शोध प्रकाशन के 2 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार से आप अधिकतम 3 ही शोध प्रकाशन की प्रति जो है वो साथ में लगा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपका जो शोध प्रकाशन है पेपर पब्लिश्ड है वो यूजीसी द्वारा सूचीबद्ध जो जर्नल है उनके अंदर प्रकाशित होना चाहिए। यूजीसी लिस्टेड जर्नल के अंदर आपका शोध प्रकाशित होना चाहिए। इसके बाद में आपके टीचिंग एक्सपीरियंस के जो आपको अधिकतम कितने नंबर दिए जाएंगे, 10 नंबर दिए जाएंगे। 1 वर्ष के टीचिंग एक्सपीरियंस के 2 नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब आप 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो लगा सकते हैं। बात करते हैं अवार्ड्स की, पुरस्कार। तो आपको इंटरनेशनल या नेशनल कोई अवार्ड मिला हुआ है तो 3 नंबर दिए जाएंगे। अगर स्टेट लेवल का कोई अवार्ड या पुरस्कार मिला हुआ है तो 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर आपने एमफिल और पीएचडी दोनों कर रखी है तो आपको 25 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। अगर आपने जेआरएफ, नेट और सेट तीनों कर रखी है या दोनों कर रखी है तो आपको 10 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। और अवार्ड चाहे आपको कितने भी मिले हुए हैं, किसी भी श्रेणी के अंदर कितने भी अवार्ड मिले हुए हैं, 3 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। इस प्रकार से जो आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा वो इस प्रकार से किया जाएगा। 100 नंबर का आपका एपीआई स्कोर बनेगा जिसमें शैक्षणिक प्राप्तांक के 84 नंबर होंगे, शोध प्रकाशन के 8 नंबर 6 नंबर होंगे और शिक्षण अनुभव के 10 नंबर होंगे, ठीक है। इस प्रकार से और आपका जो है ये स्कोर कार्ड तैयार होगा और इस स्कोर कार्ड के बेस पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन के लिए कैसे होगा कि आप संबंधित विषय के अंदर टॉप 3 जो एपीआई स्कोर वाले अभ्यर्थी होंगे, जिनका एपीआई स्कोर सबसे ज़्यादा होगा, 3 विद्यार्थियों का उस सब्जेक्ट के अंदर, उनको क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज के द्वारा कॉल किया जाएगा। ईमेल भी कर सकती है, कॉल भी कर सकती है, डाक द्वारा भी सूचित कर सकती है। तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में जाना होगा। जिस दिन कॉलेज बुलाएगी उस दिन तो पहला जो एपीआई स्कोर वाला अभ्यर्थी उस विषय के अंदर उसका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। अगर सही पाए जाते हैं तो फिर उसको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। लेकिन ज्वाइनिंग से पहले आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। वो शपथ पत्र भी आपको वहीं से मिलेगा जहाँ से आपने आवेदन फॉर्म लिया है, ठीक है।
उस शपथ पत्र को आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवा करके जमा कराना पड़ेगा, तभी आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और इन केस अगर पहले नंबर का जो एपीआई स्कोर वाला अभ्यर्थी है वो ज्वाइन नहीं करना चाहता है या उसके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, तो फिर उस सब्जेक्ट का जो सेकंड एपीआई स्कोर वाला अभ्यर्थी है उसके साथ में भी यही प्रोसेस होगी। अगर वो भी ज्वाइनिंग नहीं करना चाहता तो थर्ड नंबर वाले के साथ में ये प्रोसेस होगी। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक उस विषय के अंदर अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं कर लेता है। तो ये थी प्यारे अभ्यर्थियों आपके लिए विद्या संबल योजना गेस्ट फैकल्टी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। आप इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।